हम आपसे शादी नहीं कर सकते, प्लीज़ ये शादी रोक दीजिए। पाखी ने काँपते हुए शब्दों में सामने खड़े लकी को देखते आंखें बंद किए हुए एक ही सांस में कहा, जिसके माथे के बल पाखी की बात सुनते गहरे हुए थे। क्या हुआ तुम्हें? ज़रा दोबारा कहो। उसका शब्द खतरनाक हद से भी ज़्यादा गंभीर हुआ था। हम ये शादी नहीं कर सकते, वह निगाह झुकाकर बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सारे मेहमान हमारे शादी के लिए जमा हुए हैं और तुम कह रही हो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। और तुम्हें किसने ये अधिकार दिया मना करने का? वह भी तुम लकी को मना कर रही हो। लकी ने 2 कदमों का फासला तय करते पाखी के करीब आते गुस्से भरे शब्दों में पूछा, मेरी शादी तुमसे ही होगी और इसी वक्त होगी। ये मेरे पापा का फैसला है जो हर हाल में मैं पूरा करके ही रहूँगा। लकी ने गुस्से से कहते उसकी चूड़ियों से भरी कलाई को दबोचा। कुछ कांच की चूड़ियाँ उसकी कलाई में लग गई थी, जिसे छोटी छोटी खून की बूंदें निकलने लगी थी। हम आपसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश करो। पाखी ने तकलीफ भरे शब्दों में कहा, क्यों नहीं कर सकती, जवाब दो। लकी ने उसकी कलाई पर और ज़्यादा अपनी पकड़ को मजबूत करते ठंडे शब्दों से पूछा, हमारी शादी हो चुकी है। हिंदू धर्म के हिसाब से हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। बेबसी से चीखते हुए अपनी कलाई को लकी से छुड़वाने के लिए कहा और उसकी बात सुनते जहाँ लकी के चेहरे पर आश्चर्य की एक बड़ी लहर दौड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे आसपास धमाके हुए हों। वहीं दरवाजे से अंदर आते वीर साहब को लगा किसी ने गर्म पिघलता हुआ शीशा उनके कानों में डाल दिया हो। वह जल्दी कमरे में दाखिल हुए जहाँ लकी बुत बना खड़ा था और पीछे खड़ी पाखी आंसू बहा रही थी। पापा, पाखी ने चेहरा उठाया अपने पिता को देखते हुए बड़ी आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। वीर साहब बिना कुछ कहे अपने कदम पाखी की तरफ बढ़ाए। अपने पिता को सामने देखकर पाखी को लगा किसी ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल ली हो। क्या जो अभी तुमने कुछ देर पहले कहा था वो सच है? वीर साहब ने ठंडे शब्दों में पूछा। आज तक उसने अपने पिता को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। पापा, आपको अपने बाप को बताना चाहिए था, लेकिन पाखी ने सफाई देनी चाहिए। जब वीर साहब का हाथ उठा अपनी लाडली बेटी के चेहरे पर निशान छोड़ गया, जबकि वीर साहब के चेहरे पर बेबसी के असर थे। ये सब इतना अचानक हुआ कि वीर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सामने खड़े आदमी को क्या जवाब देते जो अभी भी बुत बना ही खड़ा था। कौन है वह आदमी जिसके साथ मिलकर मेरी इज्जत की अर्थी निकाली गई है? वीर साहब ने बेटी को कंधों से पकड़े हिला डाला और वो बस रोए जा रही थी। क्या बताती कि सिवाय नाम के उसके पास अपने पति का और कोई निशानी नहीं था। पाखी, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। उससे अच्छा होता कि तुम अपने पिता का गला घोट कर मार देती। इस तरह जग हंसाई तो न हंसनी पड़ती। तुम्हें जान से मार दूँ। वह गुस्से की हालत में अपनी अलमारी की तरफ बढ़े थे और वहाँ से गन निकालकर पाखी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था। उससे पहले कि वे गोली चलाते लकी ने उन्हें रोक दिया। अंकल जी, प्लीज़ स्टॉप। कुछ भी ऐसा मत करो कि आपका हाथ कानून के नीचे आए। वह पहली बार समझदारी का काम कर रहा था, वरना जिस तरह वह गुस्सैला था उसके पिता उसे इस वक्त देख लेते तो हैरान होकर रह जाते। लकी, इस लड़की ने मुझे किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कैसे अपने यार को उनके आंखों में आंसू भराए। लकी के पिता गौतम और वीर दोनों गहरे दोस्त थे और आज दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही थी, पर उनकी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया था। कुछ पल तो वह सोच के दरवाजे खटखटाते रहे। अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो वह तीनों एकदम से चौंके। आज मेरी इज्जत का तमाशा बन रहा है। मेरी अपनी ही औलाद की वजह से। वह अपने होंठ से बड़बड़ाते हुए लकी ने दरवाज़ा खोल दिया तो सामने वीर साहब की छोटी बेटी सुहानी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही फिक्र दिखाई दे रही थी। मेरे पापा, वह धीरे से पूछती अंदर आ गई और फिर अंदर का मंजर देखकर वह कांप कर रह गई। बाप का सर झुका देखते उसने भीगी आंखों से बहन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो पाखी का सर फिर से झुक गया था। तभी लकी के पिता भी वहाँ आ गए थे। उन पर भी यह हकीकत खुल चुकी थी। उन्हें भी पाखी के इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और दर्द भी हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से शादी के बाद दूसरी शादी नहीं हो सकती थी और बाहर बैठे मेहमानों को वह क्या जवाब देते। इस वक्त वो बुरी तरह से फंसे थे। बहुत मान और इज्जत से वे इतने सारे रिश्तों को ठुकराकर और सब लड़कियों को छोड़कर दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। मेरा जी चाहता है अपने हाथों से इसका गला घोंट कर मार दूं या खुद को ख़त्म कर डालूं। वीर साहब की आवाज़ सुनाई दी तो सुहानी ने एक हिचकी ली थी,
तभी गौतम साहब की निगाह उस लड़की पर जा ठहरी। अगर बड़ी बेटी ने शादी कर लिया है तो क्या हुआ, छोटी बेटी से लकी की शादी नहीं हो सकती क्या? और अभी उनका कोई भी रिश्तेदार ये नहीं जानता था वीर साहब की कौन सी बेटी से लकी की शादी हो रही है। गौतम साहब ने बहुत आगे की सोचते हुए वीर साहब से उनकी छोटी बेटी सुहानी को मांग लिया। वहाँ खड़े खड़े ये सब तय हो रहा था। सुहानी और पाखी तो बुत बनी खड़ी थी, जबकि लकी को एक पल को सांप सूंघ गया था। ये एक नया रिश्ता बन रहा था। बड़ी बहन ने छुपाकर शादी कर ली तो अब छोटी से शादी कर लूँ। लकी ने आगे बढ़कर पिता को मना करना चाहा, लेकिन पिता के चेहरे की खुशी देखकर वह अपने होंठ भींच गया। सुहानी भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के सख्त घूरने पर वह डर कर एकदम चुप हो गई। फिर कुछ ही घंटों में वह अब बेटी से किसी की पत्नी बन गई थी। उस वक्त सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी दुनिया तो बचने से पहले ही उजड़ गई थी। वह लड़की पिता की इज्जत की खातिर खुद भी कुर्बान हो गई थी, अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया था। बस सबकी प्रार्थनाओं में वे विदा होकर लकी के साथ जा चुकी थी, जबकि पाखी के खाते में आज एक और पाप लिख दिया गया था। बहन का दिल तोड़ने का पाप। जिसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी, उसकी जगह दुल्हन बनकर पिता की इज्जत का मान सम्मान रखा था। वरना आज अगर वह भी मना कर देती तो और कुछ होता न होता, वह अपने पिता को जरूर खो देती। गौतम हाउस में सुहानी का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। गौतम साहब को अपनी बहू अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी, जिसने अपने पिता के साथ साथ उनकी इज्जत का भी मान सम्मान रखा था। आज अगर वह शादी से मना कर देती तो उनकी बनी बनाई इज्जत बिल्कुल खाक में मिल जाती। उनका एक नाम था, एक पहचान था, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और इस बर्बादी से बचाने वाली हस्ती सुहानी थी, जिसकी वे सारी जिंदगी एहसानमंद रहने वाले थे। इतने बड़े बंगले में उन दो बाप बेटों के अलावा नौकर ही रहा करते थे। लकी की माँ की डेथ हो चुकी थी। उनके गांव की एक विधवा औरत जिसने लकी को बचपन से पाला था, माँ के मरने के बाद माँ की ममता उसी ने लकी पर लुटाई थी। निहारिका वह उनके साथ ही रहा करती थी। लकी का और गौतम का हद से ज़्यादा ख्याल रखती थी। वही थी जो ये शादी अटेंड करने आई हुई थी। उसे सीधा लकी के रूम में ही पहुँचा दिया गया था। सुहानी का भी इस वक्त गुस्सा और दुख से बुरा हाल था। इसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ बर्बाद कर दे। वह भी तो बर्बाद हुई थी। अपनी मोहब्बत को खोकर दिल में दर्द की एक टीस उठ रही थी। अपने आसपास फूलों की सेज देखती उसका दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न हो गई थी। सेज खींचकर उतार कर बर्बाद करने लगी। उसके अंदर एक आग सी उठने लगी थी, जो हाथ में आता गया उठा उठा कर फेंकती चली गई। और अब आने वाले वक्त से बेखबर ज़मीन पर गिरते ही अपनी मोहब्बत की बर्बादी का मातम मना रही थी। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में ही सुहानी का दुपट्टा गिरा हुआ था। कमरे की कुछ चीज़ें टूटी फूटी और बिखरी पड़ी थी। सेज को भी नोच कर फेंक दिया गया था। सुहानी बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर सामने की तरफ देखा और लकी को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये मेरे कमरे की हालत क्या बना रखी है तुमने, और इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लकी ने ठंडे नज़रों से सुहानी को घूरते हुए पूछा, जो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी। इस वक्त वह अपने होश हवास में नहीं लग रही थी। मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं और आपको अपने कमरे की पड़ी है। सुहानी ने भीगी आंखों से लकी के आसपास आते अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर हाथ रखते पीछे को धक्का देते खींचते हुए कहा। लकी ने जबड़े भींचे, उसे पीछे किया। अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। अपनी हद में रहो लड़की, वह गुस्से से बोला। कैसी हद? कोई हद बाकी नहीं रह गई। जब आपको मालूम था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो क्यों आपने मुझसे शादी की? क्यों हाँ भरी मुझसे शादी करने के लिए? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? सुहानी पूरी जान लगाकर चिल्लाई और रोई थी। कितने सपने सजाए थे उसने लक्ष्य के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की, लेकिन यहाँ तो लकी की वजह से सब उल्टा ही हो गया था। सुहानी की बात सुनते लकी, जो पहले ही गुस्से में भरा पड़ा था, उसने खूनखार नज़रों से सुहानी की तरफ देखा और उसके करीब आते एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर दे मारा। अभी वह उस थप्पड़ से ही ना संभली थी कि लकी ने उसे बालों से दबोचते उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाया। सुहानी के चेहरे पर आश्चर्य के साथ तकलीफ के असर भी दिखाई दिए। आज ही मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है और तुम अपने पति के सामने अपने आशिक की बात कर रही हो। इतनी बेशरम लड़की हो चुकी हो। पहले तुम्हारी बहन और अब तुम दोनों एक जैसी बदतमीज बेशरम हो, लकी ने दहाड़ते हुए कहा। थप्पड़ की तकलीफ से ज़्यादा वह लकी की दहाड़ से कांप गई थी। अपने पैरों पर खड़े रहना अब उसे मुश्किल लग रहा था।
सबके सामने मेरा तमाशा बनाया गया। तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे सबके सामने जलील करने की। फिर मेरी शादी तुमसे करवा दी और तुम मेरे सामने अपने आशिक की बात कर रही हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमसे ना तो मुझे मोहब्बत है और ना ही तुम्हारे बिना मैं मरा जा रहा हूँ। लेकिन अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इसलिए आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान से किसी भी अनजान मर्द का नाम लिया तो तुम्हारी खाल उतार दूंगा। लकी ने कहर बरसती नज़रों से सुहानी को देखते कहा, जो बुत बनी आंखें फैलाए खड़ी लकी को ही देख रही थी। मेरे परमिशन के बिना तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकालोगी, या अगर तुम मुझे इस कमरे से बाहर नजर आई तो तुम मुझे खुद जानवर बनने पर मजबूर करोगी। वह अपनी कहते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया था कि फिर से रुका। मेरे बाहर निकलने तक ये कमरा मुझे बिल्कुल साफ चाहिए। मुझे बिखरा हुआ और गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह उंगली उठाता वार्निंग करते बाथरूम में बंद हुआ था, जबकि सुहानी तो उसके मारे गए थप्पड़ और उसके शब्दों के बीच में ही उलझ कर रह गई थी। कहाँ इतना गुस्सा, कहाँ उसकी बर्बादी। लकी के एक थप्पड़ ने उसे सब कुछ भुला दिया था। शीशे के सामने खड़े होते उसने अपने सफ़ेद गाल पर लाल निशान देखे। आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाई थी। उसकी हिचकियाँ भी बंद रही थी, लेकिन ना ही कोई सुनने वाला था और ना ही कोई उसे सहारा देने वाला था। वह अपने आंसू खुद ही रगड़ती, अपना गाल साफ किया और वहाँ से पलटी थी। उसने लक्ष्य के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने सजाए थे। लक्ष्य जो बहुत अमीर तो नहीं था, उसके ऑफिस में उसके साथ ही काम करता था। उसके सॉफ्ट नेचर और केयरिंग अंदाज सुहानी को बहुत ही अच्छे लगते थे और फिर लकी भी उसे बहुत पसंद करता था। ऑफिस में सबको पता था और ये ऑफिस किसकी थी, वह भी तो लकी का ही था। लकी तो सब जानता था, उससे कुछ भी बात छुपी नहीं थी। उसके बावजूद सुहानी से शादी हो गई थी। इस बात का दुख सुहानी को सबसे ज़्यादा था, पर अब उसे ये सब स्वीकार करना था। यह आदमी जितना गुस्सैला दिखाई देता था, हकीकत में उससे भी ज़्यादा था। वह रोते हुए सब कुछ समेट रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ अपनी जगह पर रखते वह सेज की तरफ देख रही थी। ताज़ा गुलाब के फूलों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह ठंडी आह भर गई। सारे फूल उठाती वह बिस्तर पर रखने लगी। दिल में लकी के लिए सिर्फ नफरत का जज्बा उमड़ रहा था, और वह भी बहुत ज़्यादा। जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो वो पूरी मर्दाना जिस्म के साथ सामने था, जबकि वह नाजुक सी सुहानी बेड के दूसरी तरफ खड़ी उसे देखती रह गई। उसे नज़रअंदाज करता वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया और अपने बाल ड्रायर करने लगा, जैसे कमरे में वह अकेला हो। वह सारे फूल उठाकर बिस्तर पर रख रही थी और अब पीछे हटी थी कि लकी बेड के पास आते ही वह सारे फूल हाथ से मारते ज़मीन पर गिरा चुका था। सुहानी उछलकर एकदम पीछे हटी थी। वह लकी के गुस्से से बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं खाया था, लेकिन शादी की पहली रात पति से थप्पड़ खाने वाली कोई और नहीं, सुहानी थी। अगले पल वह बाकी के सारे फूल उतारकर ज़मीन पर फेंक गया था। ये सब कुछ समेटो और इसे ड्रेसिंग रूम में ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो, उसको गुस्से भरी अंदाज में ऑर्डर देता बिस्तर पर तकिया सीधा करते टेक लगाकर बैठता मोबाइल उठा गया था। इतना ज़्यादा बिखराव अब एक बार फिर से उठाती सुहानी की तो जान निकलने लगी थी। उसे ये दुनिया का मुश्किल वाला काम लग रहा था। आंखों में फिर से आंसू भरने लगी। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जो कहा है जल्दी करो। उसने फिर से गुस्सा किया तो उस पर सुहानी बुरी तरह से सहम कर रह गई और अपने लहंगे को संभालती एक बार फिर सब कुछ समेटने लगी। वह ढेर सारे फूल उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। वह अपने ही लहंगे में उलझकर एकदम पीछे को गिरी। सारे फूल ऊपर को ही गिर गए। हथेलियों को नीचे रखकर उन फूलों को देखते एकदम सामने उसे खूंखार बिल्ले को देखने लगी। हाँ, उसे खूंखार बिल्ला ही कहा करती थी और उसके दिए नाम से पूरा ऑफिस कांपता था। उसके गिरने पर बेकाबू मोबाइल पर स्क्रॉल करते उसके हाथ रुके थे और नज़र भटककर उसके चेहरे पर जा ठहरी थी, जो खूबसूरती में बिल्कुल दूसरों को पीछा छोड़ती थी। लेकिन सामने लकी था। फिलहाल इस तरह की खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती थी। उसके लिए इंसान के अंदर की खूबसूरती होनी चाहिए थी, और आज के हालत में साबित हो गया था कि वे दोनों बहनें ही अंदर की खूबसूरती से कोसों दूर थी। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, वह माथे पर बल डाले बोला। तो वह झट से होश में आई और फिर से फूलों को समेटने लगी। जल्लाद, खूनकार, उसका पता नहीं क्या क्या नाम अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी, जिन्हें लकी सुनने से तो रहा, लेकिन उसके बड़बड़ाहट, उसके होंठों की कपकपाहट उसकी निगाहों में थी। वो ड्रेसिंग रूम में जाते अब खुलकर रो पड़ी थी, पर कब तक अपनी किस्मत से लड़ सकती थी। अपनी ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटकने वाले अंदाज में रखती वह ऐसे ही थी।
बेबसी की हालत में वह अपना गुस्सा चीज़ों पर उतारा करती थी। कानों से झुमके खींच कर निकाले तो कान एकदम से लाल पड़े थे। खुद ही सिसक उठी थी। डफर कहीं का, आज एक नया नाम दिया और उसकी सोच भटककर पाखी की तरफ चली गई, जिसकी वजह से आज वो यहाँ थी। क्यों किया दीदी आपने ऐसा? अपनी खुशियों के लिए आपने मेरी खुशियों की आग लगा दी। वो फिर से रो पड़ी थी, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि उसकी बहन ने शादी कैसी हालातों में की थी। जिससे उसकी शादी हुई थी वह भी गन पॉइंट पर। उसने उससे शादी की थी और उसके साथ सारे रस्म निभाए थे। नहीं तो वह आदमी उसके पिता को ही मार देता। अगर वह ये शादी ना करती तो वह उसके पिता को जान से ही मार डालता। कितनी विनती की थी, हाथ जोड़े थे और रोई थी। 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी थी, लेकिन उस आदमी ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी और फिर बिना छुए बिना कुछ कहे उसे उसके घर वापस छोड़ गया था। खटके की आवाज़ पर चौंकी थी। बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे थे और बारिश बरसने को तैयार थी। वह कब से यूं ही आंगन के बीचों बीच बैठी थी। अंधेरा हर तरफ फैल गया था, बिल्कुल उसके दिल के अंधेरे जैसी। वह पल भी उसकी ज़िंदगी में आनी थी। पूरा घर इस वक्त बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। उसने दोबारा अपने पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपने आप को ही कमरे में कैद कर लिया था। तब से वो यहीं बैठी थी। योगेश, जिस आदमी से उसकी शादी हुई थी, वह बस उसका नाम ही जानती थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई ख्याल नहीं था। वह भीगती चली जा रही थी। सर्दियों की बारिश थी तो कुछ ही देर में उसने कांपना भी शुरू कर दिया था। उसने दिल से प्रार्थना की अपने मर जाने की। आज उसकी वजह से ही तो उसके पिता का सर झुक गया था। उसकी बहन को अपनी मोहब्बत, अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी थी और सबके दुख और तकलीफ का कारण बन गई थी। ये सोचती उसकी सज़ा मौत से भी बुरी होनी चाहिए थी। वह हिचकियाँ भरते रोए जा रही थी। दिल दर्द में फटे जा रहा था। वह गहरी सांस भरते ऊपर काले आसमान को देखती वहीं आंगन के बीचों बीच अपनी बाहें फैलाकर लेट गई। आंखें खोलना चाह रही थी, लेकिन बराबर बरसती बारिश ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वह छोटे छोटे सांस भरती आंखें मूंद गई थी। उसे महसूस हुआ बारिश थम गई है, लेकिन बारिश बरसने की आवाज़ तो आ रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद पर किसी आदमी का दबाव महसूस किया, तो उसकी सांसें सीने में ही अटक गई। रात के गहरे अंधेरे में तेज बरसती बारिश और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कड़कती बिजली ने उसे बिल्कुल बेहाल कर दिया था। बिजली के कड़कने पर वह आदमी का चेहरा देखते अपने रोंगटे खड़े होते महसूस कर रही थी। वह ब्लैक ड्रेस में था और सिर्फ उसका चेहरा ही वो देख पा रही थी। योगेश। वह अपने होठ पर नाम दोहराती उसे घबराए आंखों से देखने लगी। दूसरी तरफ योगेश उसे अपना नाम दोहराते देखकर उसके होठों की कपकपाहट देख रहा था। उसका नाम याद रखे हुए थी। योगेश का दिल अजीब से पलों में धड़क रहा था। अचानक पाकी के बदन में हलचल हुई। उसने योगेश को पीछे हटाना चाहा। उसके फैले बाजू पर अपने हाथों को उसके हाथों में जकड़ता फंसा गया था। वह बिना उसके साथ अटैच हुए उसको पूरा अपने बाहों में भर लिया था। उन पलों में पाकी को लगा उसकी आत्मा निकल जाएगी। उसका जिस्म धीरे धीरे कांपने लगा था। उसकी आवाज़ तो गले में ही दबकर रह गई थी कि कांपते होंठ योगेश को बुरी तरह अट्रैक्ट कर रहे थे। एक बार वह अपनी उंगलियों को उसके होंठों पर फेरता बेकाबू झुककर उसके माथे पर होंठ लगा गया। योगेश खुद भी अपने उस व्यवहार से अनजान था। बस उसने दिल की सुनी थी और जल्दी उस पर काम भी कर दिया था। पाखी का बस नहीं चल रहा था उस आदमी को जान से ही मार डाल, पर उसको पूरे काबू में किए हुए था। वह तो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। वो बुरी तरह से डर गई थी। योगेश होश में वापस आता, जरा सा पीछे होता, उसका चेहरा देखने लगा। दूर हटो मुझसे, वह जोर से चिल्लाई। बारिश की तेज बरसती बूंद ने भी उसकी आवाज़ का ऊंचापन रोक दिया था। अगले ही पल वो पीछे जाता, उसे अपनी बाहों में भर गया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि पाखी बस देखती रह गई। वह उसे अपने बाहों में उठाकर उसी के रूम में लाया था और उसे धीरे से अपने पैरों पर खड़ा करते बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। वह अब भी आंसू बहा रही थी। उसका जी चाहा सामने खड़े उस आदमी को जान से ही मार डाले। वह ऐसी तो ना थी कि अपने पिता की इज्जत को पैरों तले कुचलती। वह हमेशा से एक समझदार और हर चीज़ को बारीकी से समझने वाली बेटी थी। आज उस आदमी की वजह से वह एक कैरेक्टर लेस लड़की साबित हुई थी। कभी ऊंची आवाज़ में बात तक न करने वाले पिता ने उस पर आज हाथ उठाया था। ये सोचते अगले पल योगेश के गाल पर थप्पड़ मार चुकी थी। वह फिर भी बुत बना खड़ा रहा, उसे देखता रहा।
उसको तो कुछ ना हुआ। फिलहाल उस नाजुक लड़की के हाथ में दर्द उठ गया था। वह दांत कपकपाते हुए बोली थी। योगेश को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। पहली बार वह मुस्कुराया था। पाखी तो उसकी छोटी सी मुस्कान को देखते ही रह गई थी। वह मुस्कुराते हुए बहुत अलग सा लग रहा था। लेकिन पाखी अगले पल माथे पर बल डाल गई थी। वह थप्पड़ खाकर भी मुस्कुरा रहा था। शर्म है आपको या नहीं? क्यों किया आपने हमारे साथ ये सब? आज पापा का सर हमारी वजह से झुका है। वह उसका गिरेबान थामे चिल्ला रही थी, लेकिन उसका चिल्लाना भी बोलने से कम था। उसने ज़िंदगी में कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, तो वह चिल्लाती कैसे? ड्रेस चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वह उसे क्या कह रही थी? वह क्या जवाब दे रहा था? पाखी को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। निकलो मेरे कमरे से, अभी इसी वक्त, बल्कि हमारे घर से भी निकलो। वह उसे धक्का दे रही थी, जो अपनी जगह से 1 इंच तक ना हिला। वह बस एकटक उसे देखे जा रहा था। चेंज कर लो, चला जाऊंगा। वो फिर से उसे नरम शब्दों में बोला, तो पाखी ने उसे गुस्से से घूरा। जस्ट गो। शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम्हारी, बर्बाद करके रख दिया मुझे। वह अपना चेहरा दोनों हाथों में लिए अब फूट फूट कर रोने लगी थी। आबाद भी कर दूंगा, वादा है मेरा। वह उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते बड़ी प्यार से बोली, तुम्हारे साथ आबाद होने से तो अच्छा होगा कि मर जाना पसंद करूंगी। वह अपने हाथ गुस्से से छुड़ाते बोली। योगेश की पकड़ हल्की थी, जो वह आसानी से छूट गई। आप चेंज कर लीजिए, अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ से चला जाऊँ। वह अब की बार बिल्कुल गुस्से में बोला, तो वह उसे दोनों हाथों से धक्का देती पीछे हट गई, क्योंकि वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। पाखी गुस्से से अपने कमरे में बंद हुई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वह भी चेहरे पर अपना हाथ धरे मुस्कान सजाए वहाँ से जिस तरह चुप से आया था वैसे ही चला गया। वह जब चेंज करके बाहर आई तो वह कहीं नहीं था। उसने उसे हर जगह देखा, पर वह नहीं मिला। पाखी को लगा वह जैसे कोई धोखा था, एकदम ही गायब हो गया था। कहीं वह दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं ये मेरे दिमाग का वहम तो नहीं? पाखी के एकदम रोंगटे खड़े हुए थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पाखी ने कांपते हुए अपने कमरे में उसे हर जगह ढूंढा। अब उसे ये डर लगा था, कहीं यह आदमी भूत प्रेत तो नहीं। यूं ही उठाकर ले जाता, और सच में अगर वो भूत प्रेत होता अब तक हमारा खून भी पी चुका होता। वह उल्टी सीधी बातें सोचते अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। सभी भूत की मूवी उसके आंखों के सामने घूमने लगे थे, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वह फिर भी डर करते जल्दी से उठती दरवाज़ा बंद कर गई। वह गहरी सांस भरते भगवान को याद करने लगी। इधर सारी रात सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई थी। लकी ने उसे अपने बिस्तर पर जगह नहीं दी थी। वह सुबह उठी थी और नहा धोकर पूजा पाठ करके वापस फिर से वहीं सो गई। लकी भी बिस्तर पर नहीं था। जरूर वो भी पूजा करने के लिए मंदिर गया होगा। नरम बिस्तर को देखती सुहानी का दिल एक बार ललचाया था। सारी रात बिना कंबल के लेटी ठंड से कांप रही थी। अब तो शायद बुखार भी होने लगा था। न जाने लकी कब वापस आए। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसे क्या ही पता चलेगा। वह सोचते हुए उठी और बिस्तर पर जाकर बैठी। बहुत डरते डरते वो बिस्तर पर जाते सो गई थी। गर्म बिस्तर ने जैसे उसे बहुत सुकून पहुंचाया था, और कब वो नींद की वादियों में खो गई उसे पता ही नहीं चला। लकी पूजा करके वापस आया था। उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, कमरे में कदम रखा तो उसे सुहानी कमरे में कहीं भी दिखाई न दी थी। हर तरफ उसने अपनी तैरती निगाह डाली तो एकदम चौंका। वह उसके बिस्तर पर घुसी हुई थी। लकी के दिमाग की नसें तनी थी। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, कंबल जरा सा हटाया तो उसे गहरी नींद में सोता देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। वह चाह कर भी उसे जगा नहीं पाया, जबकि कंबल हटाने से उसका लाल पड़ता चेहरा दिखाई दिया। बाल बिखरे और कपड़े इधर उधर हो रहे थे। उस पर कंबल वापस उड़ाता पीछे हट गया। ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आज वे वक्त से पहले तैयार होता ऑफिस जा रहा था। शाम को रिसेप्शन थी तो कुछ ज़रूरी काम और मीटिंग उसने निपटानी थी। तैयार होता बाहर आया तो नौकर नाश्ता तैयार किए डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। निहारिका उन दोनों का टेबल पर इंतज़ार कर रही थी। उस घर में वही एक औरत थी जो सबका ख्याल रखती थी। बाकी सारे नौकर मेल थे, इसी वजह से घर में नौकरानी नहीं रखी गई थी। पर वह अब सुहानी के आ जाने से लकी नौकरानी रखने का सोच रहा था। अरे बेटा, अकेले नाश्ता कर रहे हो, दुल्हन कहाँ है? उठी नहीं? निहारिका आंटी ने खोजती निगाहों से देखते पूछा। निहारिका उनके गांव की गरीब विधवा औरत थी, जो उन्होंने माँ की जगह पर अपने बेटे की देखभाल के लिए रखे थे, और वे लकी और उसके पिता का ख्याल रखती थी। वह थोड़ी बूढ़ी थी। मुझे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है, इसलिए जल्दी में हूँ, आपसे आकर बात होगी।
वह उनकी बातों को नज़रअंदाज करता उठ गया था। लकी बेटा, आज अपने ऑफिस को बंद कर लेते। गौतम साहब ने लकी को जाते देखा तो सीढ़ियाँ उतरते बोल पड़े थे। पापा, जल्दी आ जाऊँगा, जाना बहुत ज़रूरी है, धीमे शब्दों में बोला। एक उसके पिता ही तो थे इस दुनिया में जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उनके लिए जान भी दे सकता था। यही वजह थी कि उनकी इच्छा और सम्मान का इज्जत करते उनके दोस्त की बेटी को ज़िंदगी में शामिल कर लिया था, और जब बात बड़ी बेटी से बिगड़ी तो छोटी को अपना लिया था। उनकी छोटी बेटी लकी के ऑफिस में ही काम कर रही थी और गौतम की सिफारिश पर ही उसे ये जॉब मिली थी। लकी जा चुका था जबकि गौतम साहब नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़े, जहाँ उनके गांव की वह विधवा औरत जिनको वो बहुत पसंद करते थे और इज्जत करते थे, वह नाश्ता लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। पापा, वह फिर से अपने पापा के दरवाजे को खटखटा रही थी, लेकिन वे बाहर ना निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ पापा। कैसे समझाऊं आपको मेरे साथ क्या हुआ है। वह तड़प कर रो दी, दरवाजे के साथ टेक लगा गई। खुद को सच साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास शादी का कोई प्रूफ भी नहीं था। न जाने उस आदमी ने किस बात का बदला लिया था उससे, इस तरह शादी करके सबकी नज़रों में पापी बनाकर छोड़ दिया था। शाम को रिसेप्शन का फंक्शन अच्छे खासे बड़े पैमाने पर अरेंज किया गया था। पूरा शहर ही वहाँ मौजूद था, लेकिन नहीं थे तो उसके अपने ही नहीं थे। ना उसके पापा आए, ना उसकी बहन। दिल पर पत्थर रखकर वो बड़ी मुश्किल से गौतम साहब से पूछी थी। उन्हें देखने लगी। बेटा, फ़ोन तो किया है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। उनकी बात सुनते सुहानी की आंखों से आंसू बहने को बेताब पड़े थे। रोना नहीं, वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेर गए। मैंने लकी से कहा है, वह रिसेप्शन के फंक्शन होने के बाद आपको आपके पिता के घर लेकर जाएगा, आपके पिता से मिलवाने। वह इतने प्यारे अंदाज में बोले कि सुहानी उनके नरम दिल से बहुत प्रभावित हुई थी। वह पहले भी उनकी अच्छाई की दीवानी थी और अब तो वह और भी ज़्यादा उसके फेवरेट हो गए थे। उनके कहे गए हिसाब से लकी उसको उसके पिता के घर लेकर जा रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, मौसम भी अब ख़राब था, जैसे बारिश होने वाली थी। वह दुल्हन बनी बैठी थी, अपने आसपास शॉल लपेटे हुए थी, लेकिन फिर भी ठंड से उसकी जान निकली हुई थी। शायद रात के बुखार का असर अब कुछ ज़्यादा हो रहा था। उसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी। अजीब सी हालत हो रही थी। गाड़ी का हॉर्न बजा तो उसका दिल घबरा रहा था। उसे गाड़ी में घुटन होने लगी थी। शॉल को खुद से दूर हटाती वह अपना सीना मसलने लगी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो आप इस कहानी को मिस ना करें। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी योगेश की, जिसकी वजह से उसे ज़बरदस्ती पाखी से शादी करनी पड़ी। क्या लकी और सुहानी के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? इसका दूसरा भाग आपको इसके कैप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।